15 निकालें भाई, कल वाला जो पढ़े थे भाई। लेक्चर 13 के नोट्स शेयर कर लें बच्चों से टेक्स्ट में वगैरह। टेस्ट आपने किस दिन दिया था? सैटरडे को। तो 7 to 10 वर्किंग डेज में चेक होगा। अभी तो 5 वर्किंग डेज हुए हैं, आगे ईद की छुट्टियां फिर चेक करने वालों को भी होंगी। तो अगर ईद के बाद हो गए तो ये मत समझिएगा कि लेट हो गए हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी कहीं ईद पे आना जाना करना होता है। तो अच्छा, पेज नंबर 262 नहीं सॉरी, आपके तो 1 और 2 है ना लगा हुआ। अच्छा माय डियर, रिवाइज करें ज़रा। किसी भी किस्म की इनकम जो आपने कमाई है वो किस हेड में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। डिविडेंड भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, लेकिन अगर बाहर के मुल्क से कमा रहे हो, अगर पाकिस्तान से कमा रहे हो तो फाइनल टैक्स रिजीम। रॉयल्टी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इंटरेस्ट इनकम बैंक से कमा रहे हैं या किसी से कमा रहे हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। किसी के पास नोट्स ना हो तो बता दें, हाइब्रिड में फिजिकल में भी खड़े हो जाएं अगर किसी के पास नोट्स ना हो। एडिशनल पेमेंट, भाई यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं पता नहीं नोट्स के बगैर, एक ब्लू शर्ट में एक ब्लैक शर्ट में, येलो कलर, देखें इनके पास हैं। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, अगर आपने जो है वो किसी भी टैक्स लॉ के तहत, चाहे से ये बात याद रखिएगा, एक बात जरा यहाँ हाईलाइट कर लें, अंडर एनी टैक्स लॉ कोई भी टैक्स आपने जमा कराया किसी भी लॉ के तहत और बाद में आपको ख्याल आया मैंने तो ज्यादा जमा करा दिया, अब आपने जाके वापस मांगा, तो वापस मांगने पे जो आपको एडिशनल पेमेंट मिली ना, दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। ग्राउंड रेंट जो आप रिसीव कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आपने किराए पे लेके आगे किराए पे दे दिया, ठीक है। हाइब्रिड में वाइट शर्ट, भाई बॉल पॉइंट निकालो ना साथ साथ। और अगर आपने बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दिया हुआ है, अगर आपने बिल्डिंग के साथ सर्विसेज भी दे दी हैं तो उन सर्विसेज का कराया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एनओटी और पेंशन आमतौर पे सैलरी के चैप्टर में जाएगी। तो सैलरी के चैप्टर में जो जाएगी तो उसके अंदर आपने ये करना है कि उसमें आपने पेंशन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तब लेके जाना है जब किसी बैंक वगैरह से मिले, वरना नहीं। कोई भी पैसे जो आपने किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉयट करने के लिए, यानी घर आपका है और आपने जो है वो घर के लिए दे दिए, तो ऐसी सूरत में घर अपना दे दिया, जब आपने घर अपना दे दिया तो अगले आके का इस घर के अंदर से आप सोना निकालो, चांदी निकालो, सब कुछ निकालो, जो मर्जी निकालो, वो आपका है, लेकिन हुकूमत मुझे थोड़ा सा उसके बदले पैसे दे देना, एनी अमाउंट रिसीव्ड। लेकिन अगर आपको अमाउंट नहीं चाहिए तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव, फिर आप बदले में कुछ चीज ले लें, चीज ही ले लें जो चीज निकल रही है। अच्छा, ये अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कौन था बंदे का नाम, क्या था? असलम। ये उतारना, हाँ जी। नेचुरल रिसोर्स में से कोई चीज दे देगा, नहीं वही चीज जो निकल रही है। तो ये कौन था बंदा? असलम। तो असलम के पास बाबर आया और बाबर ने आके कहा असलम 6 लाख पकड़ो, खुदा के लिए जाओ। तो असलम ने कहा हाँ मैंने भी कभी शाहिद को 2 लाख पकड़ा के कहा था जाओ। तो फिर असलम के पास 6 लाख आया, 2 लाख गया था चंद साल पहले, तो असलम इसको 10 से डिवाइड करके इनकम में डालेगा। अगर 2 लाख ना दिया तो 6 लाख को 10 से डिवाइड कर देता। अच्छा जी, बाकी पॉइंट एल तो हम टैक्स रेट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। बहरहाल लफ्ज तो याद कर लीजिएगा ना,
एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और एनओटी प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल। ये लफ्ज़ तो याद कर लीजिएगा घर में, बाकी इसको समझेंगे चैप्टर 6 में। कोई भी आपको बेनिफिट मिला इन काइंड, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर वो गिफ्ट है, गिफ्ट किससे मिला है? रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से? रिलेटिव से। लो जी, रिलेटिव वाला नहीं जाना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर किससे मिले? नॉन रिलेटिव से, तो कहाँ जाना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा, ये अमाउंट का लफ्ज़ यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अमाउंट के लिए अलग प्रोविजन है जो आज हम पॉइंट 3 में पढ़ेंगे। अमाउंट के लिए अलग प्रोविजन है। तो यहाँ पे लोगों की राय है कि इससे फेयर मार्केट वैल्यू ही मुराद है, और प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग है। रिश्तेदार को या किसी को भी आप लैंड दे दें, बिल्डिंग दे दें, आप जो है वो वॉच दे दें, आप जो है वो ओवन दे दें, आप अपना हार्ट दे दें, आप जो है वो ज़्यादा होगी, आप कुछ भी दे दें, उसको चांद ला के दे दें, आप ज़्यादा होगी। तो प्रॉपर्टी में लिख लें, कोई भी चीज़ आ सकती है, लैंड, बिल्डिंग, वॉच, ओवन, लिख लें, क्या होता है? जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। और आगे क्या लिखा हुआ है? और रिसीव्ड एज ए गिफ्ट। विदाउट कंसिडरेशन और गिफ्ट एक ही बात होती है ना? विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज ए गिफ्ट एक ही बात होती है ना? गिफ्ट के पैसे तो नहीं होते। However, if the gift is received from relative, then it will not be included in the income from other source. अच्छा जी, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स ये होते हैं कि Mr. A has 1000 shares of PTCL. PTCL issued 200 more shares to Mr. A. टोटल कितने हो गए? 1200. Now 200 shares are bonus shares. ये बोनस में है, मुफ्त में मिले हैं। तो इनकम अराइजिंग टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स बाय कंपनी, कंपनी ने इशू की है, तो मिले किसको हैं? शेयर होल्डर। मिले किसको हैं? मिस्टर ए कौन है? चाची का पुत्र है? नहीं, शेयर होल्डर है। चाची के पुत्र को कौन देता है शेयर? चाचू को नहीं को देते लोग शेयर, चाची के पुत्र को देने हैं। तो शेयर होल्डर है, कंपनी का जो है मालिक है, कंपनी के शेयर्स ओन किए हुए। लिख लें, कोई नहीं, आप भी लिख लें अपने नोट्स पे, कुछ नहीं होता। बस कंपनी के पास कई दफ़ा पैसे नहीं होते बांटने के लिए, तो कंपनी कुछ शेयर्स दे देती है लोगों को, इसको कहते हैं बोनस शेयर्स, डिविडेंड के तौर पे। हाँ, मेरे तो ख्याल से बोनस शेयर्स आप लोगों ने FR 1 में पढ़े होंगे। FR 1 में सॉरी अभी तो आप पढ़ रहे हैं कुछ लोग। बेसिक इनकम के चैप्टर में फाइनल टैक्स रिजीम की एग्जांपल जो है ना तीसरी, उसमें बोनस शेयर भी लिखा हुआ है। तो सर वो फिर फाइनल जी, वे सब्र कर जाएं, अभी आप छुरी तले सा लें, थोड़ा सा दबे में आने दें। अच्छा जी, हाँ, नोट्स किसी को चाहिए हो तो बता दें। ये तो कल बांटे नहीं थे नोट्स, घर भूल गए? और किसी को चाहिए हो? अच्छा जी, अच्छा भाई, बोनस शेयर्स जो है ना, ये जाते हैं फाइनल टैक्स रिजीम में। बोनस शेयर्स कहाँ जाते हैं? फाइनल टैक्स रिजीम में। इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स आर चार्जेबल एट द रेट ऑफ 10% एज अ
इनके लिए 15% रेट नहीं है, इनके लिए कितना रेट है? 10%। तो वो इंशाल्लाह फिर हम आपसे कभी डिस्कस करेंगे ये 10% रेट क्यों है। वो जो आपने बुक में जानिएगा लेटेस्ट अटेम्प्ट, उसके टैक्स रेट्स भी डालना सारा एंड तक सारा। ये ना अभी हम सवालों में करेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। असल में होगा ये कि 200 जो शेयर्स होंगे ना, उनकी बाजार में जो कीमत होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी शेयर अगर बाजार में 12 रुपए के, 200 ज़रब 12, ये इस अमाउंट की डिस्कशन करेंगे हम। अच्छा जी, पॉइंट ये तो अब वेट कर लेना, न्यूमेरिकल्स खुलने दें, जब कभी न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे हम तो सारा डिस्कस करके आपको भेजेंगे इंशाल्लाह पेपरों से पहले। पॉइंट नंबर 3, अभी मैं खुद नहीं एग्जांपल करवा रहा, जैसे जैसे चीज़ों की एग्जांपल्स आएंगी करवाते रहेंगे, फिर उनको रेफर करते रहेंगे। अच्छा, अब मेरे भाई पाकिस्तान के अंदर लोग दो किस्म के हैं, एक है मेरे आप जैसे लोग, चलें छोड़ें, हैविंग एनटीएन, नॉट हैविंग एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर। तो हो सकता है सरासिफ के पास नेशनल टैक्स नंबर हो, बल्कि है क्योंकि वो टैक्स जमा कराते रहते हैं। हो सकता है सर उमैर के पास नेशनल टैक्स नंबर हो, वो टैक्स जमा कराते रहते हैं। हो सकता है कोई क्रिकेटर है पाकिस्तान का, तो जावेद मियांदाद था, बिल्कुल, तो हो सकता है उसके पास भी नेशनल टैक्स नंबर हो सकता है अगर आपके वालिद साहब इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं या इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहे हैं, ये दो मेजर चीज़ें ही लोग कमाते हैं, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी तो बहुत कम लोग कमाते हैं। तो अगर आपके वालिद साहब कहीं नौकरी कर रहे हैं या आप उनका कोई कारोबार है तो, और वो टैक्स भी जमा करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके पास भी नेशनल टैक्स नंबर होगा, हैविंग नेशनल टैक्स नंबर। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास, आपके साथ वाले के पास, उसका हाथ पकड़ के देखें, उसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, हाथ पकड़ेंगे आपको फील हो जाएगा, उसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। तो पाकिस्तान में लोग दो किस्म के हैं, एक वो हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है और एक वो हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। अब असूल क्या है? असूल ये है कि जिस बंदे के पास नेशनल टैक्स नंबर है उसने क्या करना है, उसने अगर कभी भी किसी भी मौके पर ऐसा हो कि उसने अगले किसी बंदे को देना है लोन, उसने अगले किसी बंदे को देना है लोन, तो वो लोन देते हुए एहतियात करे, या गिफ्ट देना है तो गिफ्ट देते हुए एहतियात करे। गिफ्ट से मुराद चीज़ नहीं, चीज़ वाला प्रोविजन कल पड़ी थी, गिफ्ट से मुराद कैश गिफ्ट। तो जिसके पास एनटीएन है उसने अगर कभी किसी को लोन देना है तो वो लोन दे दे क्रॉस चेक से या किसी भी बैंकिंग चैनल, एनी अदर बैंकिंग चैनल। कितने बजे की टिकट कराई हुई है घर की? ये घर वालों को ही बुला रहे हैं लाहौर? कितने बजे की टिकट है घर की भाई? इधर ही रहती, इधर से 2 बजे की टिकट कराई हुई, ठीक है। ड्राइवर खुद इधर आएगा या आप लोगों को जाना पड़ेगा बस के पास? आपको जाना पड़ेगा, तो जुम्मा कहाँ पढ़ोगे फिर? मुझे तो टेंशन होगी आपके बारे में। कॉलेज तो 1:30 होगा, वो तो छोड़ते ही 1:55 पे हैं, चार्टर तैयार कराना पड़ेगा आपको। तो जिनके पास एनटीएन है वो अगर किसी को लोन देना चाहें तो किससे दे दें? क्रॉस चेक से दे दें, चेक बना के दे दें, या उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, एटीएम से कर दें, किसी तरह कर दें। और जिनके पास पाकिस्तान में एनटीएन नहीं है वो अगर किसी को लोन देना चाहें तो किस फॉर्म में दें? क्रॉस चेक की फॉर्म में। नोट कर लें।
अस्सलाम वालेकुम, इसमें ना सेक्शन 66 भी शायद किया था, वो भी डाल दो, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, वो देख लेना क्या नंबर है। और एडजस्टेबल एडवांस की एक लाइन भी की थी, फिर शेयर कर दो। हो गया जी। अच्छा, वैसे एक छोटी सी बात यहाँ लिख लें कि बियरर चेक जो है वो बैंकिंग चैनल नहीं होता। बियरर चेक होता है वो किसी का नाम नहीं लिखा होता, जो मर्जी उसको पकड़ के इन कैश करवा ले। तो बियरर चेक लोग इशू ही नहीं करते क्योंकि बड़ा रिस्की है। क्रॉस चेक पता है क्या होता है, अगले का नाम लिखा होता है। और बियरर चेक क्या होता है, कोई नाम नहीं लिखा होता। मैं आपको बियरर चेक पकड़ा दूँ, बस आप निकलवा सकते हो पैसे, तो वो फिर बैंकिंग चैनल नहीं है। लिख लिया आप लोगों ने, बियरर चेक बैंकिंग चैनल नहीं है। क्रॉस चेक क्या है, वो तो अलग है, वो अलग चीज है। और एनी अदर बैंकिंग चैनल में बियरर चेक नहीं आएगा। बियरर चेक, BEARER। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 2। हमारे कॉलेज की कैंटीन का मालिक, उसने फॉलोइंग अमाउंट्स रिसीव की हैं। एक तो उसने उधार लिया है 20,000 रुपए का इन कैश, कैश में, फ्रॉम अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से। स्टूडेंट से उसका लोन लेना बनता नहीं, लेकिन हम मिसाल दे रहे हैं। स्टूडेंट के पास एनटीएन नहीं है, स्टूडेंट के पास एनटीएन नहीं है। अब जरा आपने बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट के पास एनटीएन नहीं है। अगर आप किसी बंदे से लोन लें तो अगले बंदे के पास अगर एनटीएन नहीं है, अगर कैंटीन ओनर किसी स्टूडेंट से लोन ले जिसके पास एनटीएन नहीं है, तो फिर उस स्टूडेंट को चाहिए कि इसको चेक में लोन दे। चेकबुक निकाले अपने बैग से और इसको चेक में लोन दे, इसको क्रॉस चेक में लोन दे, वरना लॉ की वायलेशन हो जाएगी। अगर इस रूल के अंदर रहते हुए देगा तो लॉ की क्या होगी, कंप्लाइंस होगी। और अगर इस रूल से बाहर निकल के देगा तो लॉ की, मुझे तो यहां पर लॉ की वायलेशन लग रही है। जिस बंदे के पास एनटीएन नहीं, जिस स्टूडेंट के पास एनटीएन, अगर वो कैंटीन ओनर को लोन दे तो उसे कैश नहीं देना चाहिए था, रोकड़ा, पैसे नहीं देने चाहिए थे। कायदे आजम वाले कड़कते हुए नोट नहीं देने चाहिए थे, कायदे आजम वाले कड़कते हुए नोट नहीं देने चाहिए थे। ये नहीं देना चाहिए था, ये नहीं देना चाहिए था उसको। उसको क्या देना चाहिए था, चेक देना चाहिए था। अच्छा जी, नेक्स्ट, अगला सवाल। अब सवाल यह है कि जुर्म किसने किया और सजा किसको मिले। बज़ाहिर आप कहेंगे कि जुर्म किया है स्टूडेंट ने, क्योंकि उसके पास एनटीएन नहीं था, तो उसको अगले को लोन किस में देना चाहिए था, बोलें क्रॉस चेक में, क्रॉस चेक में। तो जुर्म किया स्टूडेंट ने, लेकिन माय डियर सजा स्टूडेंट को कोई नहीं मिलेगी। यहां सजा मिलेगी जिसको पैसे मिल रहे हैं, और पैसे मिल रहे हैं कैंटीन ओनर को, ये उसकी इनकम ऐड होगा। जुर्म तो उसका भी है, उसको चाहिए था यार मादरत भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं लोन, मुझे लोन चाहिए लेकिन मुझे चेक बना के दो आप। तो कसूर तो उसका भी, आप ये नहीं कह सकते कि कसूर उसका नहीं है। तो कसूर की बात करें तो दोनों का है, लेकिन सजा हमने सिर्फ किसको देनी है, जो पैसे रिसीव करे, जिसके मजे हो रहे हैं, जिसके पास पैसे आ रहे हैं, सजा आपने उसको देनी है। तो अब हम
कैंटीन ओनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैंटीन ओनर के न्यूमेरिकल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हेडिंग, लोन फ्रॉम स्टूडेंट, रजिस्टर पे नोट करना शुरू कर दें। लोन फ्रॉम स्टूडेंट, ये लेक्चर 13 में डाल दें और फिजिकल ग्रुप्स में शेयर कर दें, वहाँ नहीं शेयर हुआ अभी तक, और ऑनलाइन का मुझे नहीं पता पोर्टल पे। हाँ जी, थीम समझ आ गई। आप कैंटीन पे गए, आपने जाके अपना जो है 2 लाख वाला मोबाइल रखा सामने, और आपने अपनी गाड़ी की चाबी रखी। कैंटीन उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा माशाल्लाह, इसने आपके कान में कहा यार मुझे 20,000 रुपया चाहिए, और आपने जेब से पैसे निकाले। आपने कहा बस समोसे मुझे गर्म करके दिया करो। आपने जेब से पैसे निकाले, आपने कहा चल पकड़ 20,000। अब दोनों ने ही वायलेशन की है। अगर किसी बंदे के पास एनटीएन नहीं है तो उसको अगले को किस फॉर्म में लोन देना चाहिए? क्रॉस चेक के फॉर्म में। और आपने क्रॉस चेक फाड़ा है चेक बुक से, ये कैश दे दिया है, सो इट इज कंप्लायंस और वायलेशन, तो सजा मिलेगी कैंटीन ओनर। लोन ऑफ 25,000 इज रिसीव फ्रॉम टीचर ए। टीचर ए से हमने लोन लिया है 25,000 रुपए का, हैविंग एनटीएन इन कैश। उसके 1 घंटे बाद टीचर गया कैंटीन के ऊपर, उसने कहा वहीं बैठ के धूप के अंदर हम जो है वो चाय पियेंगे। तो कैंटीन ओनर ने कहा सर मुझे थोड़ा सा और पैसा चाहिए था, मुझे 25,000 रुपया आप उधार दे दें। पूरा खुदा के लिए आपकी मेहरबानी, मुझे 25,000 रुपया कैश चाहिए, खुदा के लिए दे दें। प्रिंसिपल वो सॉरी टीचर साहब ने फिर जेब से पैसे निकाल के दे दिए। ने क्या किए? ने कहा ये लो यार, 1 2 3 4 5, ये लो तुम्हें 25,000 रुपया दिया। अगेन मसला कर दिया कि चेक बुक से चेक फाड़ के नहीं दिया, पैसे किस फॉर्म में दे दिए? अच्छा वैसे जिसके पास एनटीएन है वो तो दे सकता है कैश में किसी को? नहीं 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 नहीं, या तो टीचर को चाहिए था क्रॉस चेक से देता, या किसी और बैंकिंग चैनल से देता। या तो टीचर को चाहिए था क्रॉस चेक से देता या किसी और बैंकिंग चैनल से देता। अमाउंट की लिमिट कोई नहीं। तो अब टीचर ने गड़बड़ कर दी है, लेकिन सजा तो जिसको पैसे मिले हैं उसको मिलनी है। वो उसको इनकार कर देना चाहिए था ना दुकानदार को। उसने कहा आप पैसे नहीं मुझे चाहिए, 5,000 के 5 नोट नहीं चाहिए, रखो अपने पास, फिर नहीं मुझे उधार चाहिए, या तो मुझे चेक बना के दो या मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करो। अफसोस खत्म हुआ। टीचर ए से लोन मिला है, यहां भी वायलेशन हो रही है, तो इस वायलेशन की वजह से बताएं क्या सजा मिलेगी इस वायलेशन की वजह से? जल्दी बोल दें। ये इनकम में ऐड हो जाएगा। कौन सी इनकम में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। चलें जी आगे। लोन ऑफ loan of 28,000 is received from teacher B through क्रॉस चेक। 28,000 रुपए का लोन ले लिया है टीचर बी से, किस फॉर्म में? क्रॉस चेक के फॉर्म में। यहां नहीं करना, यहां नहीं करना। देखें पिछली 2 जो मिसालें थी उसमें तो हमने किया था, लेकिन यहां आपने नहीं करना। यहां तो खुशी होनी चाहिए।
थोड़ी देर बाद टीचर भी गया, उसने कहा भाई समोसा लाल वाली चटनी डाल के स्पेशल किस्म का लगा दे मेरे लिए। कैसा समोसा तो अपनी जगह, मुझे भी पैसे चाहिए ज़रा। भाई तू सबसे पैसे ले रही है, भाग जाना इधर, आज से क्या कर रहा है तू, तो मुझे पैसे चाहिए। तो उसने अपनी चेक बुक निकाली, चेक बुक से चेक फाड़ा, बड़े मज़े की आवाज़ आती है चेक फाड़ने की। वो चेक फाड़ा और फाड़ के कहा ये पकड़े मैंने आपको चेक दिया। सो लोन ऑफ 28,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम अ टीचर हैविंग NTN थ्रू क्रॉस चेक। अब बताएं वायोलेशन हुई या कंप्लाइंस हुई? लॉ माना गया है या लॉ की धज्जियां बखेर दी गई हैं? माना गया। तो ऐसी सूरत में, अच्छा वैसे तो देखें लोन इनकम नहीं होती, लोन लाइबिलिटी होती है, वापस करना होता है। लेकिन अजीब बात है, पिछले दोनों में हमने इसको इनकम में डाल दिया है क्योंकि लॉ की वायलेशन हुई थी ना। तो यहां तो लॉ की क्या हुई? कंप्लाइंस। क्या हुई? कंप्लाइंस। लोन फ्रॉम टीचर बी डैश डैश इनकम में डालें, यस इनकम में ना डालें। ओके लोन ऑफ 30,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर। स्टूडेंट के पास NTN नहीं है, स्टूडेंट के पास NTN नहीं है, स्टूडेंट के पास NTN नहीं है, उससे लोन किस फॉर्म में ले लिया? ऑनलाइन। यहां नहीं 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 नहीं, जिसके पास NTN नहीं है अगर आप उससे लोन लेना चाहें तो लोन सिर्फ किस फॉर्म में ले सकते हैं? क्रॉस चेक के फॉर्म में। क्या ये आपने क्रॉस चेक के फॉर्म में लिया है या ऑनलाइन ट्रांसफर? तो यहां कॉम्प्लायंस हुई है या वायोलेशन हुई है? यहां भी वायोलेशन होगी। स्टूडेंट के पास NTN नहीं था, उसे चाहिए था क्रॉस चेक से लोन देता, लेकिन उसने किससे दे दिया? डन। वायो लोन फ्रॉम स्टूडेंट। इट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये चारों चीजें दोबारा पढ़ लें। हो गया? तो पाकिस्तान में कोई बंदा भी किसी बंदे को लोन दे, अब आप ये ना कहिएगा कि अब्बू ने जो है वो एक अंकल को लोन दिया था 1 लाख रुपया, तो वो उन अंकल की इनकम में नहीं गया। वो अंकल ना बताएं तो अब हम क्या कर सकते हैं? लॉ मेकर इस चीज़ को भी एड्रेस नहीं कर रहा कि ये लोगों को, ये हुकूमत को पता कैसे चलेगा। पता तो हुकूमत को अक्सर ये भी नहीं चलता कि रिश्तेदार ने गिफ्ट दे दिया नहीं दिया, वो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हुकूमत को पता नहीं चलता। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करते हैं कि सारे लोग दुनिया में सच बोलते हैं। तो इसलिए इस तरह की, ये तो हमारे स्कोप की बात ही नहीं है कि ये कैसे पता चलेगा क्या होगा। ये तो हमारी इस क्लास में बैठ के तो नहीं ये पता चल सकता। ये तो फिर लॉ मेकर का मसला है, जैसे मर्जी लॉ को इन्फोर्स कराए। तो इन चक्करों में नहीं पढ़ना। ये पता कैसे चलेगा, हमें भी गिफ्ट मिलते हैं, हमने तो नहीं कभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाले, नहीं डाले तो फिर जब पकड़े जाएंगे आप तो फिर पकड़े जाएंगे। पढ़ें जी।
एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज, बोल दिया करें, बोलने में तो पैसे ना लागे, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अ कैंटीन ओनर, बाय अ कैंटीन ओनर, हमारी मिसाल में बाय अ कैंटीन ओनर, फ्रॉम और गोल, सॉरी, फ्रॉम टीचर या स्टूडेंट, अदरवाइज देन बाय, इन दो चीजों के अलावा मिल जाए, अदरवाइज देन बाय, क्रॉस चेक, बैंक ड्रॉन ऑन बैंक, यानी क्रॉस चेक से बैंक के जरिए आता ना, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और बाय बैंकिंग चैनल फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग, एंड बैंकिंग चैनल से सिर्फ कौन दे सकता है? जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर है, और अगर नेशनल टैक्स नंबर नहीं है तो उसको क्रॉस चेक से देना पड़ेगा। शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर टैक्स ईयर इन द ईयर इन व्हिच इट वाज रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। ना 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 छुरी तल्ले सा यहां कहां लिखा हुआ है फॉलोइंग 9 years इन इक्वल प्रोपोर्शन? जो जहां लगा दो ठोकी जाओ हर जगह, कोई नहीं, इसी साल इनकम में जाएगा, इसी साल इनकम में जाएगा। ये नहीं कि टोटल करके जो है 10 से डिवाइड करो 7500 को इसका इनकम में डालो। हमें डीओजी ने बीआईटी की है, पढ़ लें जी दोबारा। कभी नहीं किया ना अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में डीओजी ने बीआईटी किया? कभी नहीं किया ना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पढ़ें जी। कभी भगाया भी नहीं उसने, किस दुनिया में रहते हो यार, पाकिस्तान में रहो तुम। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन, कोई भी अमाउंट उधार पकड़ी गई, उधार पकड़ा, किसने उधार पकड़ा? कैंटीन ओनर ने। किससे उधार पकड़ा? टीचर या स्टूडेंट। अदरवाइज देन बाय, इन रूल्स के अलावा पकड़ा, अदरवाइज देन बाय, अदरवाइज देन बाय व्हाट एंड व्हाट? क्रॉस चेक के बगैर पकड़ा या बैंकिंग चैनल के बगैर पकड़ा? लेकिन बैंकिंग चैनल से उससे पकड़ सकते हैं जिसके पास एनटीएन है दूसरों से। आगे क्रॉस चेक के उसने नहीं लिखा हुआ हैविंग एनटीएन नॉट हैविंग एनटीएन, क्रॉस चेक में जिस मर्जी से लोन लें। shall be treated as income from other source for the tax year in which it was received। ब्रैकेट वाली लाइन का मतलब बता दें जरा, साथ वाले के ईयर में करें जरा, साथ वाले का कान अपने पास, साथ वाले के ईयर में बता दें। चलिए हाथ खड़ा करके मुझे बता दें आपने क्या बताया उसके कान में। नहीं समझ आई। वो कह रहे हैं कि अगर आप बैंक से लोन लेना, बैंक से जाके, तो वो आप कैश में भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, यानी इसी बुलेट्स के साथ 5वां बुलेट डलाओ कि कैंटीन ओनर रिसीव लोन ऑफ 6 लाख इन कैश फ्रॉम मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ये वायलेशन नहीं है, क्योंकि बैंक्स का काम ही लोन देना है। अगर बैंक आपको कैश पकड़ा दे काउंटर के ऊपर, या ये पकड़ो, तो वो कोई मसला नहीं। तो नॉट बीइंग अ बैंक का मतलब लिखें, बैंक से अगर आप लोन लें तो कैश वगैरह में भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लिख लो मेडियर आप भी, बैंक से अगर आप लोन लें तो कैश वगैरह में भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी भाई एसी को सेट कर दो। हो गया जी। नेक्स्ट। अच्छा, गिफ्ट का भी यही सिनेरियो है।
लोन के लिए भी यही रूल है और गिफ्ट के लिए भी यही रूल है। जी कैंटीन ओनर, received cash gift of rupees 30,000 from grandma, grandma पा, क्या कर लें, माँ पा, माँ कर लें, पा कर लें, जो भी बताते हैं, पा जा, नई नई चीजें ला रहे मार्केट में। तो रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ ₹30,000 फ्रॉम ग्रैंड वाली माँ। ग्रैंड माँ हैज नो एनपीएन, ग्रैंड माँ ने आज तक नेशनल टैक्स नंबर बनवाया ही नहीं, ग्रैंड होके भी। अच्छा, वो जो रिलेटिव नॉन रिलेटिव देखना होता था ना, वो कल देखना था, वो इन काइंड गिफ्ट में देखने, वो जब चीजें मिल रही हो, जब पैसे मिल रहे हो तो आज वाले रूल हैं। कल क्या मिल रही थी, चीजें मिल रही थी, चीज मिल रही थी। आज क्या मिल रहे हैं, आज पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। आज क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे 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 पैसे। आज पैसे मिल रहे हैं, पैसे 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 पैसे। कल क्या मिल रही थी, कल क्या मिल रही थी, चीजें 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 मिल रही थी। कल चीजें मिल रही थी, आज क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। कल क्या मिल रही थी, कल क्या मिल रही थी, चीजें मिल रही थी, चीजें चीजें चीजें। और आज क्या मिल रहे हैं, तो आज वाले रूल किसके लिए हैं, पैसे के लिए। कैंटीन ओनर रिसीव्ड कैश गिफ्ट of ₹32,000 from friend, फ्रेंड के पास वैसे एनटीएन है, अल्लाह का शुक्र है जी। सॉल्व कर दें आंसर, जल्दी जल्दी बताएं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है इसकी, 30 है, 0 है, या 62,000 है, या 32,000 है। चार ही ऑप्शंस बनेंगे ना एमसीक्यूज में, या इसकी इनकम 0 है, या 30 है, या 32 है, या 62 है। एक्सेलेंट, 62 है। जब भी बात आ जाए कि आप किसी को कैश गिफ्ट देना चाह रहे हैं, अच्छा ये इनके पास भी ऑप्शंस थी कि ग्रैंड माँ इनको 30,000 रुपया गिन के अपने परस से निकाल के ना देती, ग्रैंड माँ पा को आवाज लगाती, सरताज मेरा जरा फरस पकड़ाइएगा, उस फरस में से चेक बुक निकालती, और चेक बुक निकाल के ग्रैंड माँ जो है वो अपने हाथों से उसके ऊपर साइन करती और दे देती। तो फिर तो क्रॉस चेक हो जाता, फिर तो कोई मसला नहीं, तो फिर तो ग्रैंड माँ का भी एक लेवल है। चेक उन्होंने पूरा बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ उन्होंने, तो फिर भी सही हो जाता, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी ग्रैंड माँ ने गड़बड़ क्या कर दी, ग्रैंड माँ होने के बावजूद कैश दे दिया, कैश दे दिया, ये गलत है। और फ्रेंड ने भी क्या गड़बड़ कर दी, कैश दे दिया। मारा वो जाएगा जिसको रोकड़ा मिला, जिसको पैसे मिले। चलें जी, आंसर सॉल्व, आंसर क्वेश्चन आंसर। कैंटीन ओनर, कैंटीन ओनर कैश फ्रॉम ग्रैंड माँ, माँ पा, माँ पा, माए पाए, माँ।
और कैश फ्रॉम फ्रेंड। अच्छा, आप क्या पसंद करेंगे आज अफ्तारी में? ठीक है, जो भी पसंद किया खा लीजिएगा इंशाल्लाह। ये इसकी कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हो गया जी? चलें जी, आगे चलें। ये जो रूल पड़ा था ये किसके लिए था? जी 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 जी। और ये जो आज रूल पड़े हैं ये किसके लिए? लोन के लिए, कैश गिफ्ट के लिए। पैसे अगर आप किसी को गिफ्ट करें, नोट करे थे आप लोग? अभी जल्दी कर लें, फिर छेती छेती करिया करो। डोंट बी स्लो स्लो, बी फास्ट केबल्स। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर एकदम सीरियस हो जाएं। ऐसे मुस्कुराएं उसकी तरफ, फिर सीरियस हो जाए जरा। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उसको फ्रेश करते रहा करें अपनी मुस्कुराहट से। इट मैटर्स अ लॉट, आई एम सीरियस, इट मैटर्स अ लॉट। और जिस तरह आप क्लास में बैठते हैं उस तरह असरात होते हैं। जो ऐसे बैठते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर ऐसे बैठे हैं आप लोग। ओके, अच्छा भाई, एडवांस के ऊपर भी ये रूल लगने हैं। किसके ऊपर माय डियर? एडवांस के ऊपर। एडवांस बबलूस भालूस 3 किस्म का है। चलें पहले आसान चीज कर लें। डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। कंपनी जो है, मैंने तो नहीं कहा अगले सफे पे जाने को। अजीब। कंपनी जो है, कंपनी कंपनी जब कभी शेयर इशू करती है तो कंपनी पैसा लेती है। जैसे चिड़ियाघर वाले टिकट आपको इशू करते हैं ना, तो आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इसी तरह कंपनी को पैसा चाहिए कारोबार करने के लिए। तो कंपनी के पास खुद तो पैसा होता है, यानी उनके डायरेक्टर्स जो 2-3 जिन्होंने कंपनी शुरू की, लेकिन वो आम लोगों से भी पैसा चाहते हैं। तो जब आम लोगों से वो पैसा लेते हैं ना, तो डेट इज कॉल्ड एज के कंपनी लॉन्च्ड या न्यूली लॉन्च्ड कंपनी हैज इशूड शेयर्स। नई कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, या कोई पुरानी कंपनी भी और शेयर इशू कर सकती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो लोगों को लाने होते हैं घर से पैसे। ये कंपनी का कैपिटल होता है। जब कभी कारोबार बंद हो, ये वापस करना होता है ओनर्स को। आप अगर ऐसा शेयर होल्डर घर से पैसे ला रहे जिसके पास एनटीएन नहीं है, तो उसे कंपनी को पैसे लाके देने चाहिए क्रॉस चेक में या बैंकिंग चैनल में। और अगर ऐसा शेयर होल्डर घर से पैसे ला रहे जिसके पास नहीं है, मैंने बोला था, सॉरी, फिर इधर। तो अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर घर से पैसे ला रहा है जिसके पास एनटीएन, तो उसे चाहिए क्रॉस चेक से पैसे दे दे कंपनी को। और अगर ऐसा शेयर होल्डर घर से पैसे ला रहा है जिसके पास एनटीएन है, तो वो चाहे तो क्रॉस चेक से दे दे, चाहे तो किसी बैंकिंग चैनल से दे दे, कोई मसले वाली बात। लेकिन अगर ये दोनों कैश में ले आए, कैश में तो कोई भी नहीं ला सकता, तो दैट विल बी अ वायोलेशन। तो ये वायोलेशन है लॉ की। ऐसी सूरत में सजा किसको मिलेगी? कंपनी को मिलेगी या शेयर होल्डर्स को मिलेगी? कंपनी को। जिसको पैसे सजा उसको देनी है, जिसको पैसे मिल रहे हैं। पैसे किसको मिल रहे हैं? तो कंपनी को सजा ये मिलेगी कि ये कंपनी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। एनी अमाउंट received as deposit
लोगों ने आके पैसे जमा कराए फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। शेयर्स किसने इशू की हैं? कंपनी ने। तो ये बाय पर्सन से क्या मुराद है? यहां बाय पर्सन से मुराद कंपनी। तो डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, देखे ना, अमाउंट रिसीव्ड एज डिपॉजिट बाय कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड एज डिपॉजिट बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर, फ्रॉम शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर वाला सिनेरियो किस बुलेट से जाके मिलेगा? इस बुलेट से, फ्रॉम शेयर होल्डर। तो क्या होगा अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और बैंक? तो क्या होगा भाई? इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये कहां चले जाएगा माय डियर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। डन। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, किसी देखो, बैंक से आपने लोन कैश में लेना है तो फिर तो ये सेक्शन लगता ही नहीं, और लोन तो लाइबिलिटी है, फिर तो वो किसी हेड में इनकम में नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलें भाई। इसी तरह फुल, जील और जेस्ट के साथ आपने आने। क्या फर्क है जील और जेस्ट में? जील का मतलब क्या है? जेस्ट का मतलब क्या है? जोश, खरोश, पता नहीं, अब आप पे एतमाद कर रहा हूं मैं, देख लो। तो जोशो खरोश से आने आपने जुमे को इंशाल्लाह। इकट्ठे ही एक करीबी मस्जिद में जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले क्लास भी ले लेनी है, ये नहीं कि डायरेक्ट जुमा पढ़ने पहुंचे हो। तो a newly launched company has issued shares. The shareholders have deposited the full payment. शेयर होल्डर पैसे किसमें ले आए? अच्छा, ये शेयर होल्डर के पास एनटीएन है या नहीं है ये तो बताया ही नहीं, तो फिर क्या करें? कैश में तो कोई भी नहीं ला सकता। हाँ भाई, कैश में तो कोई भी नहीं ला सकता। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ये कंपनी के हाथों में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। इस साल ये मिली है, उस साल इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। डन, चलें जी। एडवांस,
एडवांस आप 3 तरीके से ले सकते हैं। एडवांस क्या होता है? एडवांस ये होता है कि सर्विसेज या गुड्स बेचने से पहले जो दुकानदार पैसे लेता है वो एडवांस होता है। यानी आपने कहा यार घी का डब्बा मंगवा दो, उसने कहा यार वो तो शाम तक आने हैं, आपने कहा ये 500 रुपये पकड़ो, बाकी 1000 रुपया तो मैं शाम को दे दूंगा, 1500 रुपया पूरे हो जाएंगे, डब्बा दे देना मुझे। कहते हैं चलो एडवांस पैसे पकड़ा जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बंदे आते हैं डब्बा मंगवा लेते हैं, बाद में डब्बा करा के चले जाते हैं। तो एडवांस दुकानदार को मिला फॉर सेल ऑफ गुड्स, मिसाल के तौर पे सेल ऑफ शुगर, कोई चीज़ लेने। इसी तरह एडवांस दुकानदार को मिला फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस, फॉर रेंडरिंग ऑफ, भाई इसकी केबल मंगवा दें, मोबाइल वाली भी हुई है। एडवांस मिला फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज एटसेट्रा। आपने जाके वकील साहब को कहा कि यार ये ना साथ वाले ने मेरे खिलाफ केस कर दिया, तो कहता है ये सीट मेरी थी, मैं यहाँ बैग रखा हुआ था, तो बात बढ़ गई आगे, तो खानदान इन्वॉल्व हो गए बीच में। तो अब आप लॉयर के पास गए और लॉयर को जाके आपने कहा कि लॉयर सच बोलना है, लॉयर सच बोलना है, तूने भी मैंने भी, तो आप मेरा केस लड़ो। उसने कहा भाई केस लड़ने के तो मैं 50,000 लेता हूँ। तो आपने कहा ये 10,000 अभी पकड़, 40,000 इंशाल्लाह बाद में। तो आप बताएं ये जो एडवांस मिला है लॉयर को, ये किस लिए मिला है? फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस। और कई दफ़ा एडवांस इसलिए भी मिलता है कि जहां पर सेल ऑफ गुड्स भी होनी हो और रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी होनी हो, जहां सेल ऑफ गुड्स भी होनी हो और रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी होनी हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी होनी हो। जैसे एक बिल्डर है जो बिल्डिंग्स बना के देता है, भाई भी नोट ना करें, सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कर रहा है और आपको मैप भी बना के दे रहा है। सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कर रहा है और आपको मैप भी बना के दे रहा है। तो अब वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल ऑफ गुड्स है और मैप बना के देना एक सर्विस है। अच्छा, अब एक मजे की बात सुने, इस एडवांस पे सेक्शन 39 का 3 लगेगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना सेक्शन, उसका नंबर है 39 का 3। तो इस एडवांस पे सेक्शन 39 का 3 लगेगा, लेकिन इन एडवांसेस में रिलैक्सेशन है। इन एडवांसेस में रिलैक्सेशन सेक्शन 39 3 विल, यानी आप अगर किसी दुकानदार को एडवांस देके जा रहे हैं कि ये पकड़ो 500 रुपया, 1000 रुपया घी के डब्बे का आपको रात को दूंगा, तो ये 500 आप कैश में दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। रिलैक्सेशन है, छूट है। जैसे बैंक के केस में छूट थी कि बैंक से आप लोन कैश में ले सकते हैं, तो इधर भी आप पेमेंट अगर कैश में करके आ जाए तो कोई मसला। सेक्शन 39 3 विल नॉट अप्लाई का क्या मतलब है? रिलैक्सेशन है या खतरनाक बात है? रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का मतलब के नीचे पढ़ें, दीज पेमेंट्स कैन बी मेड इन कैश एज वेल। ये पेमेंट्स किस में हो सकती हैं? कैश में भी हो सकती हैं। डन, चलें जी। इस तरह तो नहीं होगा ना, नोट करना पड़ेगा। थर्ड वाले में ये होगा कि आप एक ही वक्त में चीजें भी बेच रहे होंगे और सर्विसेज भी दे रहे होंगे, यानी सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे होंगे और साथ उसे सर्विसेज भी दे रहे होंगे। यानी आप उसे कहेंगे मैं आपको मिसाल के तौर पे मशीन भी बेचता हूं, इंस्टॉल भी करके देता हूं, मैं आपको घर भी बना देता हूं, उसका नक्शा भी बना के देता हूं। ऐसी सूरत में फिर ये सेक्शन लगेगा। हाँ, ये सारा ही समझाते हैं, कोई मसला नहीं, ये सारा समझाएंगे, 10 दफा समझाएंगे, ये कोई मसला नहीं। कर लिया नोट?
ओके अच्छा, अभी बिजनेसेस में एडवांस पकड़ना एक बड़ी कॉमन चीज़ है। बिजनेसेस वाले लोन भी लेते हैं, बिजनेसेस वाले शेयर्स भी इशू करते हैं, लोगों से पैसे भी लेते हैं, लोग एक दूसरे से पैसों में गिफ्ट भी लेते हैं। तो बिजनेसेस में बड़ा कॉमन है। अच्छा, बिजनेसेस में एडवांस लेना भी बड़ा कॉमन है। इसमें आप एडवांस फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस की एक मिसाल देता हूँ आपको। आप कॉलेज में आए, आपने कहा यार अगले सेशन के अंदर क्लासें शुरू हो रही हैं, तो मैंने प्री रजिस्ट्रेशन करवानी है। उन्होंने कहा भाई आपको एडवांस पैसे देने पड़ेंगे। एडवांस का मतलब होता है अभी कॉलेज ने पढ़ाना शुरू नहीं किया। कितनी एडवांस फीस जमा करवाई थी? 8,000 रुपये। भाई कहते हैं अभी तक दिल पे लगी हुई है मुझे। 8,000 मैंने 8,000 रुपये इन्होंने जमा करवाई थी फी सब्जेक्ट। अगर 3 सब्जेक्ट उठाए तो इन्होंने 24,000 रुपया। इन्होंने कितने पैसे दिए थे कॉलेज वालों को? 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये इन्होंने कॉलेज वालों को दिया था। अब कॉलेज वाले एडवांस पकड़ रहे हैं ताकि कॉलेज वाले फ्यूचर में इसको सर्विस देंगे, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस। पैसे आपने किससे दिए थे? कैश में दिए थे या चेक में दिए थे? भाई कह रहे हैं मैंने कैश में दिए थे। तो पैसे कैश में मिले कॉलेज वालों को। ये कॉलेज वालों की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, क्योंकि लॉ मेकर ने ना रिलैक्स किया हुआ है। कहते हैं दुकानदार जो है ना बड़े अजीब लोग हैं, ये सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस करने से पहले ना पैसा पूसा पकड़ते रहते हैं। इनको पकड़ने दो कैश, कोई मसला नहीं। आई होप शायद बात क्लियर हुई हो। तो कॉलेज वालों ने एडवांस लिया फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। लॉयर सर्विसेज देनी है या ट्यूशन सर्विसेज देनी है? तो सेक्शन 39(3) विल नॉट अप्लाई। सेक्शन 39(3) तो बड़ा खतरनाक है। वो कहते हैं अदर सोर्स में ले जाओ। सेक्शन 39(3) की आखिरी लाइन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम। तो सेक्शन 39(3) विल नॉट अप्लाई, तो यही तो मौजाएं हैं कि सेक्शन 39(3) अप्लाई। तो अगर सेक्शन 39(3) अप्लाई नहीं होगा तो फिर रिलैक्स करें। फिर इसका मतलब है यू कैन मेक द पेमेंट्स इन कैश। और आप कॉलेज के अंदर फीस देके एडवांस में आप बाहर निकले, तो बाहर निकल के जो है वो एक दुकान थी, दुकानदार को आपने कहा कि यार मुझे जो है ना 2 किलो जो है वो चीनी चाहिए। उसने कहा भाई चीनी तो शॉर्ट हुई हुई है, शाम को मंगवा देते हैं आपको। 500 रुपये की चीनी है, 100 रुपये मुझे एडवांस में पकड़ा दें, 400 रुपये चीनी देने के ऊपर आपको हम उस वक्त ले लेंगे। तो आपने 100 रुपया जेब से निकाला और एडवांस पकड़ा दिया। अब अगेन आपने कैश पकड़ा दिया है। अगेन आपने क्या कर दिया है? कैश पकड़ा दिया है। तो ये जो आपने कैश पकड़ाया है, अब ये गड़बड़ है। दिस शुड नॉट हैव बीन डन। नहीं, ये गड़बड़ नहीं है। क्यों नहीं गड़बड़ बताएं? क्योंकि आपने एडवांस दिया है फॉर सेल ऑफ गुड्स। दुकानदार ने आपको चीजें बेचनी थी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बंदे को जाके कहें कि मुझे सेल ऑफ गुड्स भी करो एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी करो, यानी एक ही वक्त में चीजें भी बेचो सर्विसेज भी दो, फिर तो मसला है। जैसे आप उसे कहें मुझे कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बेचो, ईंट बजरी सीमेंट, और मुझे घर का मैप भी बना के दो। नाउ सेक्शन 39(3) विल अप्लाई। अब सेक्शन 39(3) लगेगा। अब अगर आपने उसको कोई एडवांस पकड़ाना है, 1 करोड़ रुपए का घर है, उसने कहा 10 लाख रुपए एडवांस पकड़ाओ, काम शुरू करें। अब आप उसको 10 लाख, अगर आपके पास एनटीएन है तो क्रॉस चेक से दे दें या बैंकिंग चैनल से दे दें, और अगर आपके पास एनटीएन नहीं है तो क्रॉस चेक से दे दें। आई होप यू गॉट इट। तो ये है एडवांस की कहानी, टीचर की ज़बानी। एडवांस, और आखिरी चीज माय डियर क्या लिखी हुई है? एडवांस। एडवांस इधर तो तीनों किस्म के लग रहे हैं। फिर इधर तो उसने खाली एडवांस लफ्ज लिख दिया,
तो हमने तो 3 टाइप्स पढ़ी हैं एडवांस की, इधर उसने टाइप नहीं बताई। तो याद रखिएगा ये एडवांस सिर्फ वही वाला है। फॉर ओनली सेल ऑफ गुड्स, नो। फॉर ओनली रेंडिंग ऑफ सर्विस, नो। फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड जहां एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे हैं। अगला बंदा आपको चीजें भी बेच रहा हूं और साथ आपको सर्विसेज भी दे रहा हूं। कहाँ है घर आपका? हाफसाबाद। आपको आपका कसूर। 2 बजे, आप तो 2:30 बजे भी बैठो तो असर से पहले पहुंच जाओगे। अच्छा जी, आगे चलें भाई। मैं ये आखिरी बात पढ़ लें बस, पॉइंट 4, फिर आज बस करते हैं, काफ़ी हो गया। काफ़ी क्या, 3 लाइनें पढ़ी हैं याद करने वाली। हाँ, पढ़ाते पढ़ते हैं, कोई नहीं, बुला लेते हैं। प्रिंसिपल साहब के पास जा रहे हैं हम आप एप्लीकेशन लेने के लिए। खुदा के लिए पढ़ा दिया करें कुछ। बुलाया और 4 लाइनें पढ़ा के भेज रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, ग्रुप बना के जाइएगा पूरा। पॉइंट नंबर 4, सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। ये तो बहुत रिलैक्सेशन है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा था? शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सेक्शन 3 तो ये कह रहा था, 39 का 3 कह रहा था शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अगर लिख दिया जाए सेक्शन 39 3 शैल नॉट अप्लाई, तो इज इट मोजा और परेशानी की बात? मोजा। अकल नहीं थे, मोजा ही मोजा। सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। ये तो बड़ी रिलैक्सेशन है। कौन सी वाली रिलैक्सेशन? वडी वाली रिलैक्सेशन, बिग रिलैक्सेशन है। किस एडवांस पर? साथ वाले से ऐसे इशारा करके पूछें, किस एडवांस पर? अच्छा प्लीज थोड़ा सा ना जिंदगी में चीजों को बदलें। ये नहीं किसी को इधर बैठो ये करो, ओए तुम ये कर रहे हो, ऐसे क्या है भाई, इधर बैठे आए तशरीफ रखें। तो इसको जरा पाकिस्तान से खत्म कर दें आहिस्ता आहिस्ता। ये तुम इधर जाओ, तुम ये करो, तुम ऐसे भाई इधर बैठे इधर आए, ठीक, तशरीफ रखें ये। ओके, तो बिग रिलैक्सेशन है। सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई टू एन एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड और सप्लाई। और एंड वाले में लग जाएगा, और वाले में नहीं लगेगा। नहीं लग रहा तो मैं लगा के दिखाता हूं आपको। और वाले में नहीं लगेगा, एंड वाले में लगेगा। तो अगर आप सिर्फ सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो या सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो तो ये एडवांस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। और अगर आप सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी कर रहे हो, तो फिर ये सेक्शन लगेगा। डन? ठीक है जी। अब आप लोग इसको जाके ना पढ़िएगा, इसको इंशाल्लाह एक जुमा आ जाए। यार अगले जुमे तक कॉलेज वालों ने आप लोगों को छोड़ दिया यार। प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे तो छुट्टियां कम कराएं यार, खुदा के लिए हम तो थक जाएंगे तो छुट्टियां कर करके। वो चैप्टर 4 हम याद कर लेंगे, ये जो चैप्टर है ऐसे पानी की तरह में हो जाएंगे कि सड़क पे खड़े होकर जो है हमसे पूछ लेगा रिकूप्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसको ऐसे फर सुनाएंगे रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, उसी की उधर बस हो जानी है। अच्छा, अब आप चैप्टर निकालें प्रॉपर्टी का, तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। Credit, not credit. ABC Associates
owns a building, past paper question 6. ABC Associate एक बिल्डिंग ओन कर रही है. The following information is available. चलो भाई हैंड्स फ्री अंदर रख लो बैग के, फोकस करो इधर. The following information is available. रेंट रिसीट फ्रॉम किराएदार कितना है? 23 लाख. आप लोग बोला ना करें यार इनके लिए तकिए ला दो, 50 तकिए ऑर्डर करो ज़रा, मोल्टी फॉर्म वाले. आप लोगों को ना इधर लिटा दिया करेंगे, जो क्लास खत्म होगी उठा के घर भेज दिया करेंगे. अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. अच्छा, सेक्शन 15A में डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाज़त है? नहीं. सेक्शन 15A पढ़ा है ना? सेक्शन 15A में डेप्रिसिएशन तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि माइनस करने की इजाज़त है. हाँ, रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाज़त है, वो मैं मान रहा हूँ. डेप्रिसिएशन तो पॉइंट ए में भी माइनस नहीं कर सकते, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, ई में भी नहीं, एफ में भी नहीं, जी में भी नहीं, एच में भी नहीं, आई में नहीं, जी जे में भी नहीं, कहीं भी नहीं माइनस करते डेप्रिसिएशन. तो बस ठीक है. हाँ, मेरे फ्यूचर से खेलता है डेप्रिसिएशन देके. तो डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर लेंगे. प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर लेंगे. म्यूनिसिपल एंड लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस. Agreement with the tenants provide that tenant will pay the municipal tax. किराएदार से ये तय हुआ है कि किराएदार पे करेगा म्यूनिसिपल टैक्स. अच्छा जी, अगर कॉलेज वाले प्रिंसिपल साहब अपने हाथों से सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दे महीने की, तो कॉलेज वाले क्या एंट्री करेंगे? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट. ऐसे एक मिसाल दे रहा हूं. कॉलेज पेड सैलरी टू स्टाफ, अपने स्टाफ को तनख्वाह दी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश. अच्छा, आप कॉलेज के लिए कस्टमर हैं, आप वहां से गुजर रहे थे, आपने प्रिंसिपल साहब का हाथ पकड़ेगा, सर नहीं इस दफा ये इनको तनख्वाह मेरी तरफ से. बात अजीब सी है लेकिन खैर है. आपने कहा सर नहीं, सर नहीं, सर इस दफा तनख्वाह मेरी तरफ से. ने कहा भाई आपका काम नहीं है, ये हमारा मुलावा. सर छोड़े सर, आपको नहीं पता आपको किस सखी से पाला पड़ा है, कौन सखी आपके कॉलेज में आ गया. सर से सर नहीं, सर ये नहीं. प्रिंसिपल साहब ने कैश अपनी जेब में वापस डाल लिया और कमरे में चले गए, और आपने सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दे दी 30,000. अब कॉलेज क्या एंट्री करेगा? कैश. क्या कैश तो जाना था ना, जेब से गया ही नहीं. नहीं, एंट्री तो करेगा सैलरी एक्सपेंस. वो तो फिर लोग पूछेंगे पिछले महीने आपने 12 महीने की तनख्वाह दी थी, इस महीने आपने 11 महीने की तनख्वाह दी है, क्या चक्कर है? तो कॉलेज वालों को खुशी होगी. एक्सेलेंट बोल दिया लोगों ने, कॉलेज वाले इनकम बुक कर लें. तो अगर कॉलेज वालों के एंगल से बात करें, उनको खुशी होगी, लेकिन खर्चा जरूर रिकॉर्ड करें, क्योंकि तनख्वाह तो उसको दे दी है उसने. खर्चा इसलिए रिकॉर्ड होता है कि उसकी सर्विस यूज की है. बाकी अल्लाह का शुक्र है पैसे नहीं देने पड़े, बचत होगी. तो बचत होगी तो इसको कहाँ डाल दें? इनकम में डाल दें. आप मुझे पता है ओवरऑल इम्पैक्ट प्रॉफिट पे तो कोई नहीं पड़ेगा. एक तरफ से खर्चा बुक हो रहा है, दूसरी तरफ से इनकम बुक हो रही है, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा बिजनेस का, लेकिन जनरल एंट्री तो बनेगी ना. तो कॉलेज पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टूडेंट पेड सैलरी टू कॉलेज स्टाफ. फिर तो यही एंट्री बनेगी ना. तो अब इस एंट्री को करने की जरूरत नहीं है. मुझे एक चीज बताएं कि मालिक मकान की क्या जिम्मेदारियां हैं? मालिक मकान की जिम्मेदारियां हैं कि रिपेयर का पैसा पे करें, मालिक मकान की जिम्मेदारी है इंश्योरेंस पे करे, मालिक मकान की जिम्मेदारी है टैक्सेस पे करे, मालिक मकान की जिम्मेदारी है ग्राउंड रेंट पे करे, मालिक मकान की जिम्मेदारी है इंटरेस्ट ऑन लोन पे करे, मालिक मकान की जिम्मेदारी है कलेक्शन चार्जेस पे करे, मालिक मकान की जिम्मेदारी है लॉयर को फीस पे करे. मालिक मकान इतनी ज्यादा चीजें पे कर रहा था, इंश्योरेंस पे कर रहा था, रिपेयर पे कर रहा था, ये पे कर रहा था, ये किराएदार ने एकदम हाथ पकड़ा मालिक मकान का. सर ठहरे सर इस्तीफाना, ये म्यूनिसिपल टैक्सेस मेरी तरफ से नहीं. सर साहब इतने सखी हैं, इतना अच्छा हमारा पुराना रिश्ता चला आ रहा है, और आपने मुझे कभी घर से नहीं निकाला. निकालिएगा भी ना सर, वरना मेरी नस्लें आपको याद करेंगी. सर खुदा के लिए सर ये ना सर
सर ये म्यूनिसिपल टैक्सेस मेरी तरफ से, एग्रीमेंट्स विद द किराएदार प्रोवाइडेड किराएदार शुड पे द, भाई 1 लाख की हम ये एंट्री करेंगे कि ये हमारा खर्चा है, मालिक मकान का, उसने पे करना था म्यूनिसिपल टैक्स, लेकिन खुशी इसलिए हो गई कि ये किसने पे कर दिया, किराएदार ने। इसकी ये जनरल एंट्री करेंगे, एक तरफ से खर्चों में भी डालेंगे और दूसरी तरफ से इनकम में भी डालेंगे। नोट कर लो, तो लिखें जरा उर्दू में पहले, फिर इसके नोट कर लीजिएगा। लिखें भाई, अगर किराएदार मालिक मकान का कोई खर्चा अपनी जेब से पे कर दे, इसी तरह हो रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, उर्दू में लिख लें माय डियर। अगर कौन, किराएदार, टेनेंट लिखना किराएदार, अगर टेनेंट मालिक मकान का कोई खर्चा पे कर दे तो ये बोले आगे, तो ये फिगर इनकम और एक्सपेंस दोनों में लेके जानी है। लॉजिक बता दें, लॉजिक बता दें भाई। देखिए खर्चा तो ओनर का ही है ना, म्यूनिसिपल टैक्स पे करना ओनर का खर्चा है, खर्चा ओनर का है तो खर्चा डेबिट कर दे, लेकिन कैश क्रेडिट हुआ या खुशी हुई, खुशी हुई। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप घर की अकाउंटिंग तो करते नहीं, लेकिन आप बर्गर खाने गए, आपने एंट्री सोची बर्गर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसा तो है नहीं कि दो एक साथ ज्यादा फायदा देना उसने बर्गर ने, तो बर्गर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन फौरन चाचू आ गए और चुप करके निकल गए, नहीं पैसे दिए उन्होंने, मामू आए वो भी निकल गए, दोस्त आया कोई हो, चले किसी ने भी पैसे दे दिए, तो आपको उस वक्त क्या होगी, एक तरह की खुशी होगी। तो अगर कोई हमारा खर्चा बर्दाश्त कर ले तो हम कोई एंट्री ना करें, या खर्चा डेबिट इनकम क्रेडिट एंट्री कर लें। तो पूरे टैक्स में ये रूल याद रखिएगा कि कोई भी अगर हमारा जो कस्टमर है, हमारा किराएदार है, अगर वो हमारा खर्चा बर्दाश्त कर ले तो हम खर्चा तो रिकॉर्ड किया करेंगे, क्योंकि खर्चा तो मेरा है, लेकिन बर्दाश्त कोई और करे, इसलिए कैश जा रहा है या इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। हाँ जी, बस। अच्छा जी, अगली लाइन का मतलब बता दें। बताएं भाई, रेंट रिसीव्ड में, बोलें रेंट रिसीव्ड में कितने पैसे पड़े हैं, 6 लाख। रेंट रिसीव्ड में कितने पैसे पड़े हैं, 6 लाख। वैसे टोटल कितना है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड है कितना, इसमें कितने पड़े हैं माय डियर, फॉर 3 years। ओ ये तो अगले सालों का किराया पड़ा हुआ है, इसमें रशीद कढ़ना पड़ेगा। रेंट रिसीव में कितने सालों का किराया पड़ा हुआ है, हमारे साल का पड़ा होना चाहिए था खाली, या अगले सालों का भी पड़ा होना चाहिए था। रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 6 लाख फॉर 3 years कमेंसिंग फ्रॉम अवर ईयर। हमारे साल से ये 6 लाख मिल रहा है, यानी इसमें हमारे साल का भी है कुछ। एबीसी एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर। एक्रूअल अकाउंटिंग ये होती है यानी आपने जितना अरसा घर किराए पे रहा उतने अरसे को इनकम रिकॉर्ड करें। अब बताइए 6 लाख कितने सालों का है, अगर तो ये हमारे साल का नहीं है, अगले 3 सालों का, यानी हमारा साल अलग है, अगले 3 साल अलग है,
तो फिर तो चुप करके पेपर में यहां से 6 लाख क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि इनकम में हमारे साल की इनकम डाली जाती है या अगले सालों की, हमारे साल की। अगर ये हमारा साल 2008 है और अगले 3 साल 2009, 10, 11 हैं, तो फिर तो चुप करके 6 लाख को यहां से निकाल दीजिएगा और सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर हमारे साल का भी कुछ 6 लाख में है, तो मुझे तो यह लग रहा है कि 6 लाख के 3 हिस्से करें, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 साल, एक साल का कितना है, 2 लाख। तो अब 23 लाख में से दो तरीके हैं, 23 लाख में से माइनस करें 6 लाख, कि 23 लाख में 3 सालों का पड़ा है, लेकिन पड़ा सिर्फ हमारे साल का होना। अब मैं इक्वली डिवाइड कर सकता हूं और कोई हल नहीं है ना, लेकिन हमारे साल का 2 लाख पड़ा होना चाहिए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि 23 लाख में डायरेक्ट 4 लाख जमा कर दें, सॉरी 2 लाख माइनस कर दें, 4 लाख माइनस कर दें। वो 4 लाख किस सालों का है, अगले सालों का। तो यहां से 4 लाख को थ्रो अवे कर दें। दो तरीके हैं। 23 लाख में टोटल कितना पड़ा है, मेरे ख्याल से ऊपर वाला तरीका ज्यादा बेहतर है कि 23 लाख में 6 लाख पड़े हुए को माइनस कर दो, और फिर अगला काम क्या करो, जो हमारे साल का है उसे ऐड कर दो। चलिए जी, मैं सवाल सॉल्व करना शुरू करता हूं। इनकम फ्रॉम रेंट कितना सवाल में दिया हुआ है, 23 लाख। 23 लाख में से माइनस करें 6 लाख, क्योंकि ये कितने सालों के, ये 3, लेकिन ये 3 अगले नहीं है, ये हमारे और अगले 2 सालों का किराया आ गया, क्योंकि कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ईयर। अब इसका मतलब है 6 लाख पूरा माइनस नहीं करना चाहिए था। अब 6 लाख में हमारे साल का कितना है उसको दोबारा इनकम में डाल दें। या दूसरा तरीका क्या बताया था, 4 लाख को माइनस कर दें। जी हाँ बताएं जी, हाथ खड़ा करें, बात समझ आ गई तो डन। इसके बाद किसी वजह से ना 1-2 लाइनें छोड़ के लेस का साइन लगा लें, लेस। चले मैं जी डेप्रिसिएशन बताएं कितनी है, 4 लाख। डेप्रिसिएशन को माइनस, बल्कि इसकी जगह वो मैं अभी कर लेता हूं, वो मैं अभी कर लूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स, अगली चीज क्या है भाईजान, प्रॉपर्टी टैक्स। कितना, 1 लाख। म्यूनिसिपल या लोकल गवर्नमेंट टैक्स, यार पहले ना इस लाइन को छोड़ें, इस लाइन को छोड़ें। आप बताएं क्या करूं, 1 लाख का ऐड कर दें। हाथ दो गई यार, ऐड करना है, इसको लेस करना है भाई। ये मेरा खर्चा है, इस लाइन की वजह से इसको क्या कर दें। लेकिन क्या आज तक कभी ब्रैकेट में किसी सवाल में लिखा हुआ था कि मेरा खर्चा किराएदार बर्दाश्त कर रहे हैं? अब जरा ब्रैकेट पढ़ें, हुआ क्या। अच्छा सारे इधर देखें, ये क्या है मेरा खर्चा, लेकिन इसकी जगह मैंने क्या माइनस कर दिया, रिपेयर अलाउंस। ये क्या है मेरा खर्चा, इसको मैंने माइनस कर दिया। ये क्या है मेरा खर्चा, इसको मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे खर्चे मैं माइनस करूंगा। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मेरा खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है, किराएदार। तो इसको यहां क्या कर दें, ऐड कर दें। आज एक नई टाइप की चीज ऐड हो रही है, म्यूनिसिपल टैक्स बोर्न बाय, बोर्न का क्या मतलब होता है, बर्दाश्त किया, टेनेंट ने, हालांकि मैंने बर्दाश्त करना था वैसे। तो जरा डबल समझ आ गई, डबल इसकी, सो इधर भी गया उधर भी गया। एंट्री क्या बनी, खर्चा रिकॉर्ड हुआ और इनकम रिकॉर्ड हुई। चलें जी, सवाल खत्म हुआ, अल्लाह का शुक्र है। टोटल कर दें,
2000। अब 2000 पूरे कर लें माय डियर, 1/5। असल में जो चीज़ें भी इनकम में जाती हैं उनका फिर रिपेयर अलाउंस लेना होता है। 1300 तो नहीं है कैलकुलेटर। नहीं यार, वो जो चीज़ ऐड हो जाती है फिर उस पर रिपेयर अलाउंस भी लगता है। हाँ, ग्रॉस रिसीट पे लगता है। तो ग्रॉस रिसीट में ज़रूरी नहीं कि वो पैसे आएँ, इससे मुराद होता है जो इनकम है चार्जेबल टू टैक्स। देखें रिपेयर अलाउंस में लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, रिपेयर अलाउंस में लिखा हुआ है ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो चार्जेबल तो पूरा 2000 है फिर। डन जी। अच्छा यार अब ऐसा करें, 1 मिनट ना मुझे दे दें, सवाल मुझे दोबारा पढ़ने दें। शायद इस तरह कर लें कि जितना हमने पढ़ा है उतना ईद तक कवर कराएं आप सारा। इन चैप्टर्स की फिर टेंशन ना हो, आगे तक रिलैक्स होकर हम अगला काम करें। एबीसी एक बिल्डिंग ओन करी है जो इसने किराए पे दे दिया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इसको किराया आया है 23 लाख रुपया और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है 4 लाख रुपया और प्रॉपर्टी टैक्स है 1 लाख रुपया। म्यूनिसिपल टैक्स है, ब्रैकेट वाली लाइन छोड़ें, ब्रैकेट वाली लाइन छोड़ें, म्यूनिसिपल टैक्स है वो। ये 2300 रुपया आ गया, इसको छोड़ें, इजी इजी मार्क्स पे ले लें। ये 2300 रुपया आ गया, डेप्रिसिएशन की जगह क्या माइनस कर दिया, रिपेयर लो। ये प्रॉपर्टी टैक्स खर्चे में डाल दिया, ये म्यूनिसिपल टैक्स खर्चे में डाल दिया। अब ब्रैकेट वाली लाइन पढ़ लें। किराए के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि किराएदार ये खर्चा बर्दाश्त करेंगे, तो कोई नहीं, फिर इसको इनकम में डाल दें। सो ये जो 100 खर्चे में डाला इसको इनकम में भी डाल दें। रेंट में 6 लाख रुपया पड़ा हुआ है जो 3 साल का किराया, हमने तो हमारे साल का किराया चाहिए था, लेकिन उसने कितने साल का किराया डाल दिया रेंट में, 3 साल का। 3 साल का किराया कितना डाला है, 6 लाख। उसमें हमारे साल का भी कुछ है तो कितना होगा, शायद 2 लाख। तो ऐसा करें 6 लाख इसमें से माइनस कर दें और 2 लाख हमारे वाला ऐड कर दें, या सिर्फ 4 लाख माइनस कर दें। क्लियर? तो कोई भी सवाल हुआ इंशाल्लाह इसमें फिर ले लेंगे अगली क्लास में। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलो ईद मिल रहा है जी भाई। ये रोज़ों का, रमज़ान का तो मकसद है कि तकवा हासिल हो जाए, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी अब बदली हो जब रमज़ान के बाद आए, ऐसी चेंज आए लाइफ में कि बस समझ गए हैं बाकी आप।